हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अरुणोदया। आई एम योर टीचर एंड मेंटर अभिषेक परिहार। आज हम लोग अपने पीवाईक्यू सीरीज का डे 2 लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चंस को आज कवर करने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे क्योंकि ये सीरीज़ केवल पीवाईक्यू सीरीज़ नहीं है, बल्कि एक रिवीजन सीरीज़ भी है, जिसमें हम लोग उस क्वेश्चन से रिलेटेड एडिशनल जो भी डेटा हो सकता है एक जगह असेंबल करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि आपको अपनी नोटबुक, आपने जो नोट्स बनाए हों या एक अलग से नोटबुक जिसमें आप ये डेटा को असेंबल कर सकें। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि आप नोटबुक को अपने साथ ले करके बैठे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा ये जो डेटा है वो आपको अरेंज फॉर्म में मिल जाएगा, और आपको अगर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए हो तो आप इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल में आप उसको ज्वाइन करके आप जो पीडीएफ है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्रेसिडेंट द अथॉरिटी टू डिक्लेयर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। ठीक बात है, हमारे संविधान में 3 तरीके की इमरजेंसी लिखी हुई है, वैसी उन्हीं 3 तरीके की इमरजेंसी की बात करने की कोशिश कर रहा है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग दम, उन 3 में से कौन सी इनमें से नहीं है। तो आर्टिकल 352, 356, 360 ये इमरजेंसी हैं हमारे संविधान में लिखी हुई हैं, जो कि पार्ट 18 में, ठीक है, जो कि पार्ट 18 में लिखी हुई हैं। उनमें से ये 358 में जो इमरजेंसी नहीं लिखी हुई है, अगर आपको ये मालूम है तो 352, 356, 360 दे करके ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम एक बार जरा इन पर नज़र डाल लेते हैं कि क्या है। तो हमारे संविधान के पार्ट 18 में, पार्ट 18 में 3 इमरजेंसी लिखी हुई हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस लिए गए हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए हैं। इसके अलावा सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन, जो वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं। तो 2 डेटा हो गए हमारे पास। इसके अलावा पार्ट 18 में 352, 356 और 360 ये 3 प्रकार की इमरजेंसी लिखी है। क्वेश्चन में ही आपको मिल सकता है कि आर्टिकल 352 में, देखिए आर्टिकल 352 में क्या लिखा है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में क्या लिखा हुआ है, इमरजेंसी इन स्टेट, प्रेसिडेंट रूल, दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं। और तीसरा जो 360 लिखा है उसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ठीक है, इसको आप यहीं से नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये स्टेट नेशनल इमरजेंसी हो गया, ये स्टेट इमरजेंसी हो गया, और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 प्रकार की इमरजेंसी है। सवाल ये है कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो कितने बार अभी तक लागू की गई है, नेशनल इमरजेंसी कितने प्रकार से लागू की जा सकती है। तो नेशनल इमरजेंसी 2 प्रकार से लागू की जा सकती है। नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 में लिखी हुई है, ये 2 प्रकार से, एक है इंटरनल इमरजेंसी हो सकती है और एक है एक्सटर्नल इमरजेंसी हो सकती है। ठीक है, एक्सटर्नल का क्या मतलब है, किसी वॉर या अग्रेशन के आधार पर, किसी वॉर या अग्रेशन के आधार पर इसको प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। और इंटरनल इमरजेंसी का मतलब है, पहले एक शब्द लिखा हुआ था इंटरनल डिस्टर्बेंस, इस शब्द को, इंटरनल डिस्टर्बेंस, इस शब्द को हटा दिया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 से हटा दिया गया, और इसकी जगह पे अब लिख दिया है शब्द आर्म्ड रिबेलियन। लिखने का कारण भी था आर्म्ड रिबेलियन। तो ये शब्द अपडेट कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन से। ठीक है, ये डेटा हमने जान लिया कि 2 तरीके की इमरजेंसी हो सकती है, इंटरनल इमरजेंसी और एक्सटर्नल इमरजेंसी। इंटरनल इमरजेंसी में जो शब्द, इंटरनल इमरजेंसी के लिए जो शब्द लिखा हुआ था इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसको चेंज कर दिया गया है। कब से, 44वें संविधान संशोधन 1918 से। वार के आधार पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है, जिसे एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलेंगे, और ये अभी तक 3 बार लगाई गई है। एक बार जब 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ तब इमरजेंसी घोषित की गई, और ये इमरजेंसी चल ही रही थी कि 1965 में दोबारा लगानी पड़ी इमरजेंसी, क्योंकि 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था। ये इमरजेंसी खत्म हुई 1968 में। तो पहली इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी कब लगाई गई तो 1962 में लगाई गई। दूसरी इमरजेंसी 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो फिर से लगाई गई, वही जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ 1971 में ये इमरजेंसी लगाई गई। ये इमरजेंसी चल ही रही थी कि तीसरी इमरजेंसी 1975 में, 25 जून 1975 को फिर से ये इमरजेंसी लगा दी गई। 1971 की इमरजेंसी और 1975 की इमरजेंसी दोनों 21 मार्च 1977 और ये 23 मार्च 1977 एक साथ समाप्त की गई, क्योंकि ये इमरजेंसी अलग अलग ग्राउंड्स पे लगी थी। जैसे ये इमरजेंसी
ये जो इमरजेंसी 1962 की वार के आधार पर लगी है, 1971 की जो इमरजेंसी है ये भी वार के आधार पर एक्सटर्नल इमरजेंसी, और 25 जून की जो इमरजेंसी है 1975 की, ये इमरजेंसी लगाई गई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर। तो 2 बार इमरजेंसी लगी है वॉर के आधार पर और 1 बार लगी इंटरनल इमरजेंसी के आधार पर। तो 23 मार्च 1970 को ये दोनों इमरजेंसी एक साथ समाप्त कर दी गई। ये डेटा हो गया हमारा कि इमरजेंसी कितने तरीके की हो सकती है। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी को कभी लागू नहीं किया गया है। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 में जो लिखा हुआ है प्रेसिडेंट रूल, इसको सबसे पहले एग्जाम्पल अगर याद रखना हो, सबसे पहले पंजाब में लगाया गया 1951 में। 1951 में पंजाब में सबसे पहली बार लगा, और अभी लेटेस्ट में 2019 में जम्मू कश्मीर में लगाया गया था। तो ये एडिशनल डेटा है, आपको इसको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 जून 2022 तक भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। यह हमें मालूम है कि शेड्यूल शुरुआत में 8 हुआ करती थी, संविधान संशोधन करके हमने 12 अनुसूची, उसमें 4 अनुसूची बाद में ऐड कर दी हैं। 8वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी यह है कि आपको, पहले भी बात करी है हमने, कि सब आपको प्रियम्बल, पार्ट्स और अनुसूचियों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, तब आप इंडियन पॉलिटी को अच्छे से समझ सकते हैं और याद रह सकती है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में भाषा लिखी है, ये बात वो खुद ही बोल रहा है। कितनी भाषाएं लिखी हैं? तो 22 भाषाएं लिखी हैं। जवाब तो हमें मिल जाएगा, जवाब देके हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी ये है कि उन 22 भाषाओं में, कल को क्वेश्चन ये हो सकता है कि इन भाषा का नाम दे देगा, इनमें से निम्न में से कौन सी अनुसूची में शामिल नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, या यह निम्न में से कौन सी भाषा है, कब शामिल की गई, इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो 22 भाषा का अगर हमें जिक्र करना है तो सबसे पहले हमें भाषा से संबंधित भाषा पार्ट 17 में लिखा हुआ है। पार्ट 17 में लिखा हुआ है आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 तक, ये भाषा से संबंधित पार्ट है। तो इन 22 भाषाओं में से जो संविधान संशोधन हुआ है, एक संविधान संशोधन आपको 21वां, एक 71वां और एक 92वां, ये 3 संविधान संशोधन याद रखे हैं। इनका ईयर भी 21वां हुआ 1967 में, 71वां हुआ 1992 में और 92वां हुआ 2003 में। इनमें भाषा जो जोड़ी गई वो कौन सी भाषाएं हैं देख लेते हैं जरा। एक भाषा 21वें में सिंधी जोड़ी गई थी, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषा इसमें जोड़ी गई थी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषा जोड़ी गई थी 71वें के द्वारा। और बोडो, डोगरी या डोंगरी एक ही है, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं 2003 में जोड़ी गई। 22 भाषाएं कौन सी हैं? अगर आपको याद रखने में दिक्कत होती है तो आप मैप को ज्यूम करेंगे, इंडिया का मैप, ये मदद कर देगा आपको 22 भाषाएं याद करने में। और फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो हमारे चैनल में भाषाओं के लिए अलग से वीडियो आ जाएगा। ठीक है, आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको आवश्यकता है, तो इस पर एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें आपको 22 भाषाएं याद कर दी जाएंगे आसानी से ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, 22 भाषाएं कौन हो सकती हैं? तो हम इंडिया के मैप को ज्यूम करते हैं कि हमारे सामने इंडिया का मैप है। पहाड़ी क्षेत्र में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है तो उनको देख लेते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्र में एक कश्मीरी भाषा बोली जाएगी, एक डोगरी भाषा कश्मीरी क्षेत्र में बोली जाती है, और एक भाषा पहाड़ी क्षेत्र में हम नेपाली बोल रहे हैं। ठीक है, 3 भाषा यहाँ हो गई। इसके बाद नीचे उतरते हैं, पंजाब मिलेगा हमें, तो एक भाषा हो गई पंजाबी, एक भाषा पंजाब के साथ एक भाषा हो गई सिंधी। पंजाब के नीचे उतरेंगे तो गुजराती और मराठी हो गया। गुजरात और मराठी अगर कवर कर लिया है तो हम इसको कोंकणी भी यहीं कवर कर लेते हैं। तो कितनी भाषा हो गई? ये 5 भाषा ये हो गई। तो 3 और 5 8 भाषाएं आपको याद हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं मैदानी क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्र में हिंदी, यूपी की तरफ आ गए, हिंदी, उर्दू। ठीक है, यूपी कवर हुआ। इसके बाद में बिहार की तरफ चले तो मैथिली, बिहार हो गया, तो झारखंड में भी आ गए संथाली, झारखंड हो गया, तो बंगाल की तरफ चले गए तो बंगाली, और बंगाल कवर किया तो उड़िया। ये 6 भाषाएं यहाँ हो गई। कितनी हो गई? 6 5 11 3 14 8 भाषाएं बची। 3 भाषा नॉर्थ ईस्ट में असमीज, बोडो, असमीज, बोडो और मणिपुरी, 3 भाषा आपकी यहाँ हो गई। इसके बाद में साउथ इंडिया में 5 भाषा, कौन कौन? तो हम लोग कोंकणी तक जा चुके हैं। इसके बाद में कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल और संस्कृत। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं
मेरे ख्याल से 22 भाषाएं हो गई होंगी। 3 2 5 भाषा ये हो गई, 6 भाषा ये, 3 ये, 6 5 11 3 14 और 5 19 3 22 भाषाएं आपके सामने लिखी हैं। संविधान संशोधन ये लिखे हैं, आपको याद रहनी चाहिए ये 22 भाषाएं, ये तीनों संविधान संशोधन। नहीं याद कर सकते हैं कमेंट करिएगा आप, इस पर वीडियो बना दिया जाएगा। याद करना बेहद आसान है अगर संविधान को समझ करके, क्योंकि देखो अरेंज फॉर्म पे सारी भाषाएं लिखी हैं, आपको मैप याद है तो आपको ये भाषाएं याद हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। 243 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? फिर से बात वही है कि जैसे 243 का ई आया है, कल को 243 का डी आ सकता है, सी आ सकता है, तो हमें ये आर्टिकल्स याद होने चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था क्या है, ठीक है, ये आर्टिकल्स याद होने चाहिए। तो 243 आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, यहाँ तक पंचायती राज व्यवस्था के जिक्र किया गया है। पार्ट, ठीक है, पहले हम आंसर दे देते हैं, फिर इसको जरा हम डिटेल में समझाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत किसमें, किसकी बात कर रहा है? 243 ई में ड्यूरेशन ऑफ पंचायत लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं आता तो आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, कोई एलिमिनेशन कुछ काम नहीं करेगा, आपको पता ही होना चाहिए। प्योर स्टैटिक फॉर्म है जिसमें हम, आपको पता होना चाहिए कि ई में ड्यूरेशन लिखी हुई है, तभी आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो जिम्मेदारी क्या है, आपको 243 में जो भी आर्टिकल लिखे हुए हैं उनको याद कर लेना है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आया है, यही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको ईज देते हैं, और एक क्वेश्चन आपको मालूम है कि कितना महत्वपूर्ण होता है, आपकी नौकरी दिला सकता है या फिर नौकरी छीन सकता है। तो 243 आर्टिकल 243 में तो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। ठीक है, 243 ए में ग्राम सभा की परिभाषा लिखी हुई है, 243 बी में कंपोजिशन ऑफ पंचायत लिखा हुआ है, 243 बी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत लिखा हुआ है, 200 ए में लिख देते हैं, इसमें ग्राम सभा लिखा हुआ है, बी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत लिखा हुआ है, सी में कंपोजिशन ऑफ पंचायत लिखा हुआ है, डी में रिजर्वेशन लिखा हुआ है, ई में ड्यूरेशन ऑफ पंचायत लिखा हुआ है। आपको जवाब मिल गया होगा कि 243 ई में क्या लिखा हुआ है, तो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। इसके बाद भी हम देख सकते हैं 243 की ई के बाद एफ में क्या लिखा हुआ है, जी में क्या लिखा हुआ है, एच में क्या लिखा हुआ, आई में क्या लिखा हुआ है, इसको याद कर लेना है आपको। नहीं याद होते हैं तो फिर से वही बात है, आपको कमेंट करना है, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए। हम अभी क्वेश्चन में इनको डिस्कस करने जाएंगे तो लंबा समय हो जाएगा। तो ये 5 पॉइंट आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, आगे किसी क्वेश्चन में आएगा तो इसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस, इसके आगे के डेटा को डिस्कस कर देंगे आगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के कर्तव्यों जैसे राष्ट्रपति को सूचना देना इत्यादि से संबंधित है? फिर से बात वही है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यानी हमारी एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो भी है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आंसर तो हम जवाब दे सकते हैं कि सूचना से संबंधित क्या है, आर्टिकल 78 है। याद कैसे रखेंगे, तो याद ऐसे रखेंगे, प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे आर्टिकल, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आर्टिकल 77 जो लिखा है वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए लिखा हुआ, 78 आर्टिकल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ड्यूटी ऑफ पीएम, ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो राष्ट्रपति के नाम पे जो काम कर रही है उसको आर्टिकल 78 के तहत प्रेसिडेंट तक उसकी जानकारी पहुंचाएगी। तो आपको आर्टिकल 52 से लेकर के जो भी एग्जीक्यूटिव में लिखा हुआ है ये सारे आर्टिकल याद होने चाहिए। नहीं याद होते हैं हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 52 में क्या लिखा हुआ है, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट, इसमें प्रेसिडेंट की पोस्ट लिखी हुई है। आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है कि वो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होगा, राष्ट्रपति ही, वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ऐसा लिखा हुआ है। 54 में क्या लिखा हुआ है, वो कैसे चुना जाएगा। देखो अगर इसको याद करना हो एक स्टोरी फॉर्म में, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट की पोस्ट, किसी ने पूछा कि प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो उसने बोला प्रेसिडेंट की एक पोस्ट होती है, तो आर्टिकल 52 में बोला कि एक प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है। 53 में पूछा गया कि वो क्या होता है, तो वो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है। 54 में होता है वो कैसे उसको बनाया जा सकता है, तो बोला उसमें इलेक्शन होगा। फिर उसने सवाल पूछा कि इलेक्शन कैसे होगा, तो उसमें तरीका लिख दिया। आर्टिकल 55 में मैनर लिखा है। आर्टिकल 55 का तरीका क्या है, कल हमने चर्चा करी थी पिछले वाली वीडियो में कि इलेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, प्रोपोर्शनेट इलेक्शन और दूसरा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट के लिए प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन लागू है। तो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम ये लागू हमारे यहाँ। इनडायरेक्ट चुनाव होता है। ठीक है, 55 हो गया। 56 कितने समय के लिए चुना जाएगा, तो यहाँ ड्यूरेशन हो गया, टर्म हो गया उसका कितने समय के लिए। 57 में क्या दोबारा चुना जा सकता है, क्या क्या री एलिजिबिलिटी है,
एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन 58 में चुना तो जाएगा, उसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, तो क्वालिफिकेशन हो गया, और चुनने के बाद में उसको ऑफिस में क्या क्या मिलेगा, तो ये कंडीशंस हो गई। 60 में ओथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो दिलाएगा। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट उसको हटाया जा सकता है, ये लिखा हुआ है। और 62 में टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी, इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी। ठीक है, इनको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, आपको पता भी होने चाहिए, ये सारे आर्टिकल महत्वपूर्ण है, तो एक एक आर्टिकल पता होना चाहिए। इसके बाद में पार्लियामेंट शुरू करते हैं, तो आर्टिकल 79 में एक पार्लियामेंट है, 80 में कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, 81 में कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, 82 में रीएडजस्टमेंट, 83 में ड्यूरेशन, 84 में क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, 85 में इस तरीके से। तो इसको किसी अन्य क्वेश्चन में अभी इसको डिस्कस करते हैं। तो ये राष्ट्रपति के बारे में हो गया। तो आपको ये पता चल गया कि आर्टिकल 77 में लिखा है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, और 78 में लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होगी कि इंफॉर्मेशन राष्ट्रपति तक पहुंचाए। ये आर्टिकल 78 में लिखा हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान में निम्न कितने भाग और अनुसूचियां हैं, तो प्योर स्टैटिक फॉर्म है। कितने भाग हैं, तो भाग 22 थे, 25 हो गए, अनुसूची 8 थी, 12 हो गई। तो ठीक है, इस तरीके का ऑप्शन अपडेटेड है। तो 25 और 12, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, सवाल यह है कि 8 से अनुसूचियां कब बढ़ गई, तो उनको देख लेते हैं जरा। 9वीं जो शेड्यूल है, 9th शेड्यूल, ये ऐड की गई कब, ये पहले संविधान संशोधन 1951 से। 10वीं जो शेड्यूल है ये ऐड की गई है 52वें संविधान संशोधन 1985 से। 11वीं और 12वीं ये दोनों शेड्यूल 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 से, ये भी 1992 का। ये पार्ट 9A और 9B ये ऐड किए गए थे। तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए स्टैटिक फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है तो इसको आने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कब ऐड कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, और हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है तो आपको जवाब देना भी पड़ेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, प्योर स्टैटिक फॉर्म में। आर्टिकल 75 का 3 है। देखो सारे आर्टिकल 75 का 1, 2 तो पता होना चाहिए एग्जैक्ट। किसी किसी को ये तो मालूम होता है कि आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है, और इंडिविजुअल मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट के प्रति जिम्मेदार है। ठीक है, एक कोट होती है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो इस तरीके से रन करती है हाउस में कि स्विम एंड सिंक टुगेदर की फॉर्म में होती है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साथ ही बनती है और साथ ही समाप्त होती है। तो इस तरीके से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है वो लोकसभा के लिए। और हमारे संविधान में हर जगह इस बात की व्यवस्था भी की गई है कि हर जगह जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के प्रति जिम्मेदार होता है। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेटर होने के साथ साथ एग्जीक्यूटिव का भाई पार्ट होते हैं। इस वजह से जिम्मेदारी दी गई है कि लोकसभा के प्रति जवाबदेही होगी। आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किसके पास निहित हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 53 के अनुसार। ठीक है, अभी हमने चर्चा करी है, अगर पीछे वाले आपको उसमें देखेंगे तो जिसमें हमने प्रेसिडेंट को समझाया है। ठीक है, आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट है, 53 में लिखा है हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। यही क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देख लेते हैं। 53 के अनुसार सभी कार्यकारी शक्तियां किसके पास होंगी, तो भी बात करी हमने, किसके पास होंगी, राष्ट्रपति के पास होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट है और प्रधानमंत्री जो पीएम है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। डिज्योर हेड जो होता है किसी भी नेशन का, हमारे यहाँ जो डिज्योर हेड है कानून के हिसाब से हमारे राष्ट्र का जो हेड है वो राष्ट्रपति है, और डिफैक्टो वास्तव में जो राष्ट्र का हमारा हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो जिसे डिफैक्टो हेड बोलते हैं और इसे डिज्योर हेड बोलते हैं, प्रेसिडेंट को, डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर को। भारत में चुनाव के संचालन और नियंत्रण के लिए भारतीय संविधान में चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई, आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग लिखा हुआ है, पार्ट 15। आर्टिकल 324 में पार्ट 15 में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग कब बनाया गया, तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग बना था। पहला चुनाव जो हुआ वो 1952 में
1951 से 52 के बीच में पहला चुनाव हुआ, अक्टूबर से फरवरी हो गया था। और 1952 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ और पहली बार लोकसभा गठन 1952 में हुआ। जिस समय ये चुनाव हुआ 1951-52 में, 1951 और 52 में जब ये चुनाव हुआ, उस समय जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे वो सुकुमार सेन थे। ठीक है, सुकुमार सेन थे। तो 1952 में यह चुनाव आयोग 1952 में जो 1951-52 में जो पहला चुनाव हुआ उसको सुकुमार सेन ने कंडक्ट करवाया था। 25 जनवरी 1950 को बना और आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले सुकुमार सेन थे। ठीक है, तो पहले जो चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो सुकुमार सेन थे। वर्तमान में प्रेजेंट में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो ज्ञानेश कुमार हैं। चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो उनके असिस्टेंट होते हैं यानी इलेक्शन कमिश्नर, इनके लिए 2023 में गाइडलाइन नई जारी की गई। 2023 की गाइडलाइन के बाद में 2024 फरवरी 2025 में नए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुने गए हैं वो ज्ञानेश कुमार हैं, ये बनाए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ज्ञानेश कुमार। करंट का है, आपको अपडेट रहना है। और 2023 में इनके रिक्रूटमेंट, इनके जो सिलेक्शन के लिए कुछ गाइडलाइन चेंज की गई थी, तो उसके बाद पहले गाइडलाइन चेंज होने के बाद पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने वो ज्ञानेश कुमार बने। ठीक है, ये डेटा हो गया, पता होना चाहिए आपको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार जिन राज्यों की जनसंख्या अधिकतम कितनी हो वहां मध्य स्तर की पंचायती गठन आवश्यक नहीं है। इंग्लिश में एक बार देखते हैं। एज पर आर्टिकल 243 बी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल में नॉट बी कॉन्स्टिट्यूशन इन ए स्टेट हैविंग ए पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग। ये ऐसा बोल रहा है कि कि अगर पॉपुलेशन इतने से कम हो तो हमें इंटरमीडिएट लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरमीडिएट लेवल पे हमें पंचायत का गठन नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 243 बी में ये व्यवस्था की गई थी कि अगर पॉपुलेशन 20 लाख से कम है तो हमें इंटरमीडिएट लेवल पे, स्टेट की पॉपुलेशन अगर 20 लाख से कम है तो इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बनाया गया था, फाइनेंशियल वायबिलिटी के लिए। ठीक है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों के अध्ययन में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। ठीक है, द राइट टू एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 से क्या ऐड किया गया, तो आर्टिकल 21 का ए ऐड किया गया। ठीक है, शिक्षा के लिए व्यवस्था हमारे संविधान में आर्टिकल 21 के ए में लिखी हुई है। इसमें 6 से 14 साल के लिए बच्चों के लिए कंपलसरी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। फ्री एंड कंपलसरी। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 45 में भी एक व्यवस्था है। ये जन्म से लेकर के 6 साल तक के लिए व्यवस्था है। जन्म से लेकर के 6 साल तक के लिए प्राइमरी एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड केयर की व्यवस्था है। प्राइमरी एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड केयर, इसकी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ठीक है, राइट टू एजुकेशन संशोधन तो एक्ट पारित तो 2009 में हो गया था, लेकिन लागू 1 अप्रैल 2010 से किया गया। ठीक है, इसके अलावा एक डेटा और याद रखना, 1990 में एक कमेटी बनी थी जिसे राम मूर्ति कमेटी बोलते हैं। इसने एजुकेशन के लिए गाइडलाइन जारी की थी। तो शायद पहला ये डॉक्यूमेंट था, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमारे संविधान में, जब से लागू हुआ उसके बाद में, जिसमें एजुकेशन पॉलिसी की बात की गई थी। तो राम मूर्ति 1990 में ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पहला था शायद। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा की सीटों को दर्शाती है। फिर से वही बात है, पहले ही बताया आपको वीडियो में कि आपको शेड्यूल्स कम से कम पूरी याद होनी चाहिए, जिसमें किस शेड्यूल में क्या क्या लिखा हुआ है। तो याद करने का एक तरीका भी है, इनिशियल्स के द्वारा हम याद कर सकते हैं। 12 अनुसूची हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इनको याद कर सकते हैं। एक ये एक्रोनिम है, मिल भी जाएगा आपको, और ये ठीक है, काम करता है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। हाँ, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए बार बार आपको रिवाइज करना होगा।
तो पहली अनुसूची यानी ये 12 लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इसमें पहली अनुसूची में टेरिटरी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, यानी स्टेट्स लिखे हुए हैं, स्टेट्स यूनियन टेरिटरी लिखे हुए हैं। ई से इमोल्यूमेंट्स है, इमोल्यूमेंट्स एंड सैलरी, ठीक है, वेतन और भत्ते लिखे हुए हैं। ए से क्या लिखा है? ए से अफर्मेशन, अफर्मेशन एंड ओथ लिखा, शपथ की व्यवस्था की गई है तीसरी अनुसूची में। चौथी में एलोकेशन ऑफ सीट्स, तो राज्यसभा में सीट्स ऑफ राज्यसभा, ऐसे आर से राज्यसभा है, इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एस से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, ओ से अदर शेड्यूल्ड एरिया, याद करने का तरीका ठीक है। एफ से फेडरेशन, फेडरेशन का मतलब है संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था में 3 प्रकार की लिस्ट आती हैं, है ना। तो अनुसूची तो 7वीं है, और इसके अलावा आर्टिकल 246 के ए में 3 प्रकार की लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट कहाँ से ली गई है? पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कंकरेंट लिस्ट की व्यवस्था की गई है। तो ये हो गया फेडरेशन। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, कितनी है अभी डिटेल में चर्चा हुई है, 22 हैं, कहाँ कहाँ से, 21वां 71वां और 92वां संविधान संशोधन, सारी बात चर्चा होगी। इतनी 8 तो पहले से थी, ये हमने बाकी ऐड करी, इनकी चर्चा कर दी है। लैंड रिफॉर्म रिलेटेड जो प्रावधान है वो 9वीं में डाल दिए गए। 10वीं में डिफेक्शन से रिलेटेड प्रावधान लिखे हुए हैं, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पे है, पंचायत यहाँ पे लिखा हुआ है, और म्यूनिसिपैलिटीज़ यहाँ पे लिखी हुई 12वीं अनुसूची। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं, और इनको इस एक्रोनिम के द्वारा याद रखना चाहिए आपको। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम चर्चित है, आप इसको याद कर सकते हैं। टी फॉर टेरिटरी, ई फॉर इमोल्यूमेंट्स, ए अफर्मेशन, आर से राज्यसभा में सीट, शेड्यूल्ड एरिया, अदर शेड्यूल्ड एरिया, फेडरेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंड रिफॉर्म, डिफेक्शन और पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। तो आप इस बात का जवाब आसानी से दे देंगे कि राज्यसभा में सीटों की संख्या चौथी अनुसूची से निर्धारित की जाती है या उसमें लिखी होती है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों के माध्यम से किया गया है, अभी चर्चा करिए। 3 प्रकार की सूचियां हैं। देखो, आपको अगर थोड़ी सी डिटेल में जानकारी होती है ना, तो सवालों का जवाब देना बहुत आसान होता है। कितनी प्रकार की लिस्ट है? 3 प्रकार की, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो उस सवाल को कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, देखते ही आप 3 लगा के आगे बढ़ जाएंगे, दूसरे से ईज ले सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में 10 प्रकार की मौलिक कर्तव्य लिखे हुए थे, जिन्हें बाद में बढ़ा दिया गया था एक, तो अब 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य लिखे हुए हैं, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो आपको मालूम होगा, रसिया के संविधान से लिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से फंडामेंटल ड्यूटीज में 51 के ए में एक सब क्लॉज जे जोड़ दिया गया था, ओ जे तक थे, के जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो 11 हो गए फंडामेंटल ड्यूटीज, पहले 10 थी 42वें संविधान। एक डेटा तो ये पता होना चाहिए। पूछा 51 के ए के डी सब क्लॉज डी में लिखा क्या हुआ है? फिर से वही बात है, आप जवाब नहीं दे सकते इस क्वेश्चन का जब तक आपको फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं याद है। तो फिर से वही बात है, फंडामेंटल ड्यूटीज आपको याद होनी चाहिए, जैसे फंडामेंटल राइट्स याद है। क्यों? आज 51 का ए का सब क्लॉज डी पूछा है, कल को जे के कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको आइडिया होना चाहिए और याद हो जाएगा, कोई बहुत नहीं है। फिर से वही बात है, अगर आपको लगता हो कि इसको याद करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको इस फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए स्पेशल वीडियो मिल जाएगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये तो सब अच्छा। इस क्वेश्चन का तो जवाब हम खैर ऐसे दे सकते हैं कि ये तीनों ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं कि ये सब ये दोनों तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये तो फंडामेंटल राइट है। एबोलिशन, ये भी फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है। एडल्ट वोटिंग राइट्स, ये भी कानूनी अधिकार है, जो कि आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है। डिफेंड एंड कंट्री, ठीक है, तो यही हो सकता है। अगर वो 3 नहीं है तो ऑप्शन हो गया, ठीक है कि। और देख लेते हैं, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विसेज, कि मतलब क्या है? देश की रक्षा करना है, और अगर देश मांग करे तो हमें उसमें नेशनल सर्विस भी देनी है, ठीक है, ऐसी बाध्यता है। इस नेशनल सर्विस को कंस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या कितनी है? 11वीं अनुसूची क्या है?
बताया अभी पंचायती राज व्यवस्था है। तो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ये दोनों शेड्यूल में विषयों की संख्या क्या है हमें पता होनी चाहिए। 11वीं अनुसूची में पार्ट 9 का ए और 9 का बी, इसमें 29 सब्जेक्ट हैं। पंचायती राज व्यवस्था में सब्जेक्ट ज़्यादा हैं 29, और अर्बन यानी म्यूनिसिपालिटी एडमिनिस्ट्रेशन में 18 सब्जेक्ट हैं। 12वीं क्वेश्चन क्या था, 11वीं अनुसूची में कितने हैं, तो 29 हैं। 18 ऑप्शन में भी नहीं है तो डाउट नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है, फिर से वही बात है, आपको याद होनी चाहिए। तो आर्टिकल 84 में, आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। 80 में लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। 81 में लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। तीन हो गई, 79, 80, 81 हो गई। याद करने का तरीका आप समझने की कोशिश करना, ये याद करना बेहद आसान है। 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट हो गया, 80 में राज्यसभा, और 81 में लोकसभा का कंपोजिशन हो गया कि कैसे बनेगा। 82 में लिखा हुआ है री एडजस्टमेंट, यानी वही डिलिमिटेशन कमीशन की बात करता है, री एडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, ठीक है। 83 में लिखा हुआ है उनका ड्यूरेशन सेशन, इसमें लिखा हुआ है। 84 में लिखा हुआ है वो मेंबरशिप की क्वालिफिकेशन, 84। 85 में इसमें ड्यूरेशन लिखा हुआ है, 85 में सेशंस लिखे हुए हैं, सेशंस, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, कि कब सत्र को समाप्त किया जाएगा, ये सब 85 में लिखा हुआ है। 86 में लिखा हुआ है एड्रेस, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस द सेशंस या हाउस। 87 में स्पेशल एड्रेस लिखा है, यानी ज्वाइंट सेशन होगा तो एड्रेस करने प्रेसिडेंट को ही आना पड़ेगा, और प्रेसिडेंट ही बुला सकता है ज्वाइंट सेशन को आर्टिकल 108 के तहत। 87 हो गया। 88 में ड्यूटी ऑफ ड्यूटी ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल, कि मिनिस्टर होगा वो संसद के दोनों सदनों में कहीं भी भाग ले सकता है, अटॉर्नी जनरल भी, ठीक है। तो ये 88 हो गया। इसी प्रकार के 89 से लेकर के आगे के आर्टिकल को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल हो गए, हमें जवाब मिल गया होगा कि 84 में क्या लिखा हुआ है। 84 में मेंबर्स की क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पर चर्चा करता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 111 में वीटो पावर लिखा हुआ है, नहीं पता है, चलिए हम वीटो पावर की चर्चा कर देते हैं। तो भारत में 3 प्रकार की, राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो पावर्स दी गई हैं इंडिया में। एक होता है सस्पेंसिव वीटो, एक होता है पॉकेट वीटो, और एक होता है ऑब्सोल्यूट वीटो। इसकी जरूरत कब पड़ती है, बिल जब संसद में पास हो रहा होता है, संसद के दोनों सदनों में पास होता है और दोनों सदनों में पास हो जाता है बिल, तो इसको राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए, अपेंड करने के लिए जाना होता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए होती है। तब राष्ट्रपति उस बिल पर स्वीकृति दे अथवा ना दे, इस बात के लिए 3 प्रकार की वीटो पावर्स दी गई हैं राष्ट्रपति को। ये 3 प्रकार की वीटो पावर्स ये हैं, सस्पेंसिव वीटो पावर, पॉकेट वीटो और ऑब्सोल्यूट वीटो। तो आर्टिकल 111 में ये 3 प्रकार की वीटोज लिखी हुई हैं। पॉकेट वीटो का प्रयोग 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने किया हुआ था, ठीक है। पोस्टल सर्विस का एक्ट था जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, इसके बाद में पोस्टल जो बिल था उसमें कुछ चेंजमेंट किए गए थे कि जो सीक्रेट एजेंसीज होती हैं वो इन मेल्स का एक्सेस ले सकें, इसके लिए बिल था। तो नी जर्क लेजिस्लेशन से बचाने के लिए ज्ञानी जैल सिंह, जो कि खुद सिख थे और इंदिरा गांधी की हत्या में सिख शामिल थे, इसके बावजूद नी जर्क लेजिस्लेशन से बचाने के लिए इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, जिसके बाद ये बिल फेल हो गया था। अगस्त 2022 तक भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाता, ठीक है, पता होना चाहिए। आर्टिकल 23 और 24 ये एक्सप्लॉयटेशन से बचाते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हमें फंडामेंटल राइट में दिए हुए हैं।
आर्टिकल 23 में फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाता है, यानी मानव का वस्तुओं की तरह व्यापार करने से और बलात् श्रम, जबरदस्ती काम करवाने से बचाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो आर्टिकल 23 हो गया। 24 में लिखा हुआ है यही कि जो 6 से 14 साल से चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14, ये जो बात लिखी हुई है कि उन्हें हजार्डस वर्क में नहीं लगाया जाएगा, ये आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रहने चाहिए आर्टिकल, फंडामेंटल राइट तो आपको पूरे याद होने चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू इशू रिट्स सच एज हैबियस कॉर्पस, क्यू वारंटो, मैंडमस, ठीक है, सरोरी और प्रोहिबिशन। ये रिट्स कौन जारी कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है और हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से फंडामेंटल राइट्स के लॉस होने पे जारी कर सकता है और हाई कोर्ट 226 में। इस बात में अब जानने की आवश्यकता यह है कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार रिट्स जारी करने के लिए केवल फंडामेंटल राइट्स तक सीमित है, हाई कोर्ट का अधिकार बड़ा है इस मामले में। हाई कोर्ट इसको फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी अलग क्षेत्रों में भी ये रिट्स जारी कर सकता है। तो हाई कोर्ट की पावर इस मामले में ज़्यादा है रिट्स इशू करने के मामले में। लेकिन व्यक्ति के पास फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में वो सुप्रीम कोर्ट तक एक्सेस करे, सुप्रीम कोर्ट से इन रिट्स को जारी कराए, उसके लिए उसको अधिकार है। ये मैंडेटरी है, संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, कस्टोडियन है क्योंकि संविधान हमारा। तो आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है। 226 में ये ऑप्शनल है कि हाई कोर्ट के पास बाध्यता नहीं है कि वो इन रिट्स को फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे जारी करे। ठीक है, तो यहाँ कंपलसरी और यहाँ ऑप्शनल है। ठीक है, इसके अलावा हमें जानना क्या चाहिए, ये 5 प्रकार की जो रिट्स हैं इनका मीनिंग क्या होता है। तो हैबियस कॉर्पस, किसी व्यक्ति, हैबियस कॉर्पस का मीनिंग है हैव द बॉडी बिफोर कोर्ट। इसका मतलब है बॉडी को कोर्ट के सामने लाया जाए। यदि कोई व्यक्ति मिसिंग है तो ये किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन के लिए भी लाया जा सकता है, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए भी लाया जा सकता है। तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों के खिलाफ लाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति मिसिंग है तो कोर्ट आदेश देगा कि उस व्यक्ति को, उस बॉडी को कोर्ट के सामने पेश किया जाए। तो वारंटो ये किसी पब्लिक पोस्ट के लिए जारी किया जाएगा जिसमें उस व्यक्ति से पूछा जाएगा कि आप किस अथॉरिटी से इस पोस्ट पर बैठे हैं। मैंडमस, ठीक है, मैंडमस का मतलब है कि आपके ऊपर दबाव होगा कि आप किसी ड्यूटी को परफॉर्म करें। जब आप किसी ड्यूटी को, पब्लिक पोस्ट के लिए होगा ये, जब कोई पब्लिक पोस्ट पे बैठा व्यक्ति किसी ड्यूटी को करने से इनकार करता है तब मैंडमस, हायर अथॉरिटी मैंडमस या कोर्ट मैंडमस को जारी करती है, मैंडमस रिस्ट को जारी करती है। सरोरी और प्रोहिबिशन, ये दो हैं। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध और सरोरी का मतलब होता है उत्प्रेषण। इन दोनों का समझना, ये दोनों जो रिट्स हैं ये केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी के खिलाफ लाई जा सकती हैं। जारी कौन करेगा? तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के खिलाफ जारी करेगा। प्रोहिबिशन का मतलब है निषेध, मना कर रहा है। इसका मतलब है अभी प्रोसीडिंग चल रही है तब जो जारी की जाएगी उसे प्रोहिबिशन बोलेंगे, और जजमेंट आ चुका है उसे हम सरोरी या उत्प्रेषण बोलेंगे। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और नहीं तो फिर से वही बात है कि अगर आपको लगता है कि आपको इसको डिटेल में समझने की आवश्यकता है और याद करने के लिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में स्पेशल वीडियो आपको छोटे छोटे हर टॉपिक में बना के दे दिए जाएंगे जिससे याद करना आसान होगा। अगला क्वेश्चन है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम। ठीक है, तो ठीक है, पता होना चाहिए आपको स्टेट के बारे में भी। आर्टिकल 152 स्टेट की डिफिनीशन लिखी हुई है कि स्टेट क्या है। ये वही है जो आर्टिकल 12 में लिखी हुई है, आर्टिकल 12 में लिखी हुई है और आर्टिकल 36 में लिखी हुई है। वही स्टेट की परिभाषा यहाँ आर्टिकल 152 में भी लिखी हुई है। 153 में लिखा हुआ है कि एक गवर्नर होगा और 154 में लिखा हुआ है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की। तो 153 में लिखा हुआ है कि एक गवर्नर होगा स्टेट का, 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी हो सकता है, और 154 में लिखा है कि वो एग्जीक्यूटिव हेड होगा। तो यही हमसे सवाल पूछा है कि एग्जीक्यूटिव द शैल बी वेस्टेड इन द, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर 154 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। 2017 के ऐतिहासिक मामले में न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में गोपनीयता यानी राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहा है। देख लेते हैं। हाँ, तो आर्टिकल 21 है राइट टू प्राइवेसी में। ठीक है, आर्टिकल 21 ये एक अम्ब्रेला आर्टिकल है जिसको बहुत बार इंटरप्रेट करके नए अधिकार इससे निकाले गए हैं। आर्टिकल 21 आपको पता होना चाहिए, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी।
राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 बात करता है। 21 के ए में अभी चर्चा करिए हम 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य सेवा, इसमें वो शिक्षा लिखी हुई है। तो आर्टिकल 21 और 21 का है, क्योंकि आर्टिकल 21 अम्ब्रेला आर्टिकल है, इससे बहुत सारे अधिकार हमें मिले हैं। तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक आर्टिकल 21 में अभी राइट टू प्राइवेसी आपके सामने तो दिखाई दिया, ये पुट्टोस्वामी वाले केस में हमें राइट टू प्राइवेसी मिल गया। राइट टू मैरी ऑफ हिज या हर चॉइस, ये भी अधिकार हमें आर्टिकल 21 देता है। राइट टू हैव क्लीन एनवायरनमेंट, इसका भी अधिकार है हमारे पास आर्टिकल 21 से। राइट टू हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये भी आर्टिकल 21 देता है। बहुत सारे ड्रिंकिंग वाटर, बहुत सारे अधिकार हमें आर्टिकल 21 देता है। इसके अलावा राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, देश से बाहर घूमने की आज़ादी हमें देता है आर्टिकल 21। बहुत सारे अधिकार हमें आर्टिकल 21 देता है। देश के भीतर तो आर्टिकल घूमने की आज़ादी हमें आर्टिकल 19 देता है, फंडामेंटल राइट, लेकिन देश के बाहर जाने की जो आज़ादी है वो हमें आर्टिकल 21 देता है। 19 में कई प्रकार की आज़ादी लिखी हुई हैं, जिसमें से फ्रीडम की स्पीच है, असेंबली है, एसोसिएशन है, मूवमेंट है, इस तरीके से उनको भी याद रखना है, ठीक है। हाँ, 21 का एक कब जोड़ा गया बता दिया पीछे, 86वां संविधान संशोधन 2002। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उस कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उसके किए जाने के समय अपराध नहीं था, ठीक है। आर्टिकल 20 की चर्चा कर रहा है, ये ऑप्शन तो हम लगा सकते हैं इतने से। आर्टिकल 20 में ये कन्विक्शन के लिए है, राइट अगेंस्ट कन्विक्शन, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण हमें जो मिला हुआ है वो आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 1, 2, 3 में 3 बातें लिखी हुई हैं। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इस शब्द को समझना, छोटे शब्द हैं लेकिन इनका मीनिंग अपने आप में बड़ा है। नो डबल जियोपार्डी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, समझना, याद भी रखना है। आर्टिकल 20 में 3 प्रकार के ये अधिकार हमें मिले हुए हैं दोष सिद्ध के संबंध में। मीनिंग क्या है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए दोषी तब तक नहीं ठहराया जा सकता जब तक वो कानून के तहत अपराध ना हो। इसका क्या मतलब है? वर्तमान में जिस समय जिस अपराध को कानून में बताया गया है, हमें सजा उसी कानून के तहत हमें दी जा सकती है। जैसा ये लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उस कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उसके किए जाने के समय अपराध नहीं था, ठीक है। तो अपराध पहले कानून में डिफाइन किया जाएगा, फिर उसकी सजा दी जा सकती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? जो अपराध से संबंधित कानून है उनको पुरानी तारीखों से लागू नहीं किया जा सकता। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यानी रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ को नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। नो डबल जियोपार्डी, इसका क्या मतलब है? एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती या 1 बार से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। ये नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ साक्ष्य दे, ठीक है, या अपने खिलाफ गवाही दे। ये 3 बातें लिखी हुई हैं। ये इसी तरीके की एक शब्द होता है मिरांडा वार्निंग, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चित है मिरांडा वार्निंग। ये भी उसी तरीके का है कि आप चाहें तो इस पर बात ना करें, ठीक है। ये आपको आज़ादी मिली हुई है, फंडामेंटल राइट से अधिकार मिला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा है? एलिमिनेशन से लगा सकते हैं बहुत आसानी से। समवर्ती सूची स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट हैं? कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा यूनियन लिस्ट में कौन से हैं और कंकरेंट लिस्ट में कौन से हैं? तो अभी तो हम फिलहाल ऑप्शन एलिमिनेशन का प्रयोग करते हैं। पुलिस, आप देखते हैं हर राज्य की अपनी अपनी पुलिस होती है, तो पुलिस तो स्टेट का विषय है, तो इसका मतलब है, उसने पूछा है कंकरेंट लिस्ट का, इसका मतलब है पुलिस तो नहीं हो सकता कंकरेंट लिस्ट का विषय। पब्लिक हेल्थ भी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। लिक्वर, जीएसटी में तो इसी बात का बवाल ही मचा रहता है कि जो लिक्वर है इसको जीएसटी में लाया जाए। तो अभी तो क्योंकि इस पे स्टेट का टैक्स लगता है, तो इसका मतलब है ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होगा, तो ये भी नहीं है, तो इसका मतलब है एडल्ट्री, व्यभिचार, ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है। अगला,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर या किसी उससे पहले, जैसा कि राष्ट्रपति आवश्यक हो, एक वित्त आयोग गठन करने का अधिकार प्राप्त है? ठीक है, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति इसका 5 साल में गठन करेगा। गठन हुआ भी 1951 में भी हुआ। तब पहला फाइनेंस कमीशन जो नियुक्त किया गया था वो केसी नियोगी की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, फाइनेंस कमीशन बना। दूसरा जो बना वो के संथानम की अध्यक्षता में बना। स्टैटिक फॉर्म है, याद होना चाहिए के संथानम की। ऐसे चलते चलते 16वां बना, 15वां भी रहा होगा, 16वां अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है अरविंद पनागड़िया के नेतृत्व में। ठीक है, ये नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं 2015 से 17 में। 2015 में जब नीति आयोग बना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तब उसके जो पहले वाइस प्रेसिडेंट बने थे, वाइस चेयरमैन बने थे, तो वो अरविंद पनगड़िया ही थे। तो 16वां जो वित्त आयोग है ये बना। इससे पहले कौन थे? तो एन के सिंह थे। ये फैक्ट के फॉर्म में आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, हो गया। फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? टैक्स से जो भी इनकम होती है सेंट्रल को, उसको डिवैल्यूट करना है, स्टेट्स में किन किन तरीकों से बांटा जाना है, इसकी बात करता है। तो 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 28 से शुरू किया था क्योंकि कल हम लोगों ने शायद 27 तक कंप्लीट कर लिए थे। लगभग डेली 25 क्वेश्चन का सेट आपके सामने डिस्कस होगा। डेटा आपके पास भरपूर होगा याद करने के लिए। जो जो आपको इन क्वेश्चंस का सबसे बड़ा लाभ ये है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो पढ़ना क्या क्या है? फंडामेंटल राइट्स हमें याद होने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद होनी चाहिए, पार्ट्स हमें संविधान के मालूम होने चाहिए, शेड्यूल मालूम होनी चाहिए, सब्जेक्ट लिस्ट में क्या क्या लिखा हुआ है ये मालूम होना चाहिए। यही हमें पीवाईक्यू से यही सीख मिलती है कि अगर ये सवाल पूछे जा चुके हैं तो इनके आसपास के जो भी सवाल हैं संभावित, वो पूछे जा सकते हैं। याद करने में आपको दिक्कत आती है, याद करने में, जैसे भाषाएं, आपको भी हमने 22 भाषाएं आपसे चर्चा करी हैं। अगर याद करने में दिक्कत आती है, कमेंट में आपको टॉपिक का नाम लिखना है। कुछ समय बाद आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा शॉर्ट में, याद करने की ट्रिक के साथ। जिस तरीके से हमने याद की है या याद कराया है, उसी तरीके से आपको भी याद हो सकती हैं। जरूरी ये है कि आप उसको कमेंट करिए और याद करिए, किसी न किसी तरीके से उसको याद करिए। तो इन क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, और ठीक है, ये सीरीज आपको कंटिन्यू होती रहेगी। इसके पैरेलल, क्योंकि इंडियन पॉलिटी की 25 क्वेश्चन की सीरीज है, अगर आप चाहते हैं कि इसके पैरेलल एक सीरीज जियोग्राफी पे या किसी और सब्जेक्ट पे आए तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ज़रूरी ये है कि आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।